अब अगला टॉपिक जिस पे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो है क्यूरी वाइस का नियम, क्यूरी वाइस लॉ। जैसा कि आप सबको पता है, पिछले लेक्चर में हम लोग जब बात कर रहे थे तो उसमें अनुचुंबकत्व के लेंजेविन सिद्धांत में आपने बताया था कि जो मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी है वो टेम्परेचर, एब्सोल्यूट टेम्परेचर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल आपने निकाला। और आपका ये भी कहना था कि यहाँ एक्चुअल में गैसेस के लिए जब प्रैक्टिकल किया आपने, गैस टाइप के अनुचुंबकीय पदार्थ के लिए, उसके लिए ये स्टेटमेंट सही था। सॉलिड और लिक्विड के लिए सही नहीं था। क्यों नहीं था? तो आपने कहा कि सॉलिड और लिक्विड में जो अणु परमाणु होते हैं एक दूसरे के पास पास होते हैं, किसकी तुलना में? गैसेस की तुलना में। आपने ये भी कहा कि यहां लागू क्यों नहीं हो रहा, तो गैसेस में एक परमाणु दूसरे परमाणु के साथ म्यूचुअल इंटरेक्शन, अन्योन्य क्रिया नहीं कर रहे थे। जबकि सॉलिड और लिक्विड में चूंकि एक दूसरे के बहुत पास होते हैं, इसलिए ये आपस में अन्योन्य क्रिया करेंगे। ठीक, तो लेंजेविन के सिद्धांत को सभी अनुचुंबकीय पदार्थ, लेंजेविन के सिद्धांत को सभी पैरामैग्नेटिक मटेरियल और फेरोमैग्नेटिक मटेरियल में लागू करने के लिए ईयर 1907 में साइंटिस्ट ये हैं, इनका नाम है पियरे अर्नेस्ट वाइस। ठीक, पियरे हम तो अगर हिंदी में बोले तो, या पियर बोलते हैं, इनका प्रोनाउंसिएशन पियर अर्नेस्ट वाइस ने क्या किया? संशोधन किया। ठीक है, और इन्होंने ये माना कि ठोस पदार्थ में चुंबकन जो होता है वो केवल बाह्य क्षेत्र के कारण ही नहीं होता। इनका ये मानना था कि ठोस जितने पदार्थ हैं, अनुचुंबकीय पदार्थ या लौहचुंबकीय पदार्थ, जितने ये ठोस पदार्थ हैं, उनका जो चुंबकन है, मैग्नेटाइजेशन है, वो केवल बाह्य क्षेत्र जो लगाओगे आप, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, उसके कारण नहीं होता, बल्कि एक कारण इनका इंटरमॉलिक्यूलर इंटरेक्शन भी है। ठीक, इंटरमॉलिक्यूलर इंटरेक्शन भी एक कारण है। और जब ये इंटरमॉलिक्यूलर इंटरेक्शन होगा तो यहां एक आंतरिक आणविक चुंबकन क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। परमाणु अणुओं के बीच अन्योन्य क्रिया के कारण मॉलिक्यूलर मैग्नेटाइजिंग फील्ड, ध्यान से सुनिएगा, मॉलिक्यूलर मैग्नेटाइजिंग फील्ड प्रोड्यूस हो जाता है। इसका मतलब वाइस के अनुसार अगर हम बात करें तो जो इंटरनल मैग्नेटिक फील्ड है उसको आप बी आई दिखा दीजिए, और एक्सटर्नल को अगर हम लोग बी कहते हैं तो एक मटेरियल में दोनों का इफेक्ट आएगा, जो बाह्य चुंबकीय क्षेत्र होगा वो और जो आंतरिक चुंबकीय क्षेत्र होगा वो। तो इसलिए बी इफेक्टिव की वैल्यू अगर आप लोग निकालें तो उसको आप इतना बोलेंगे, बी इफेक्टिव इक्वल टू बी प्लस बी आई। और जैसा कि आपने कहा था, हायर टेम्परेचर के केस में अगर हम लोग बात करें तो मैग्नेटाइजेशन इंटेंसिटी को या मैग्नेटाइजिंग फील्ड के लिए हम लोगों ने लिखा था Nm²b बाई 3kT, Nm²b बाई 3kT। क्लियर है बात? अब ये जो B लिखा है आपने ना, ये B केवल परमाणु के लिए लिया था आपने वहां, क्योंकि एक परमाणु दूसरे परमाणु से कोई अन्योन्य क्रिया नहीं कर रहा था, उसके लिए। अब यहां हम लोग क्या करेंगे? अब यहां हम
इस बी की जगह बी इफेक्टिव यूज करेंगे इसको, ठीक, उच्च ताप पर। ठीक है, तो वाइस के अनुसार ये वाला जो फॉर्मूला है इसमें B की जगह B इफेक्टिव लेना पड़ेगा। तो B इफेक्टिव की वैल्यू कितना रखेंगे आप, B प्लस बी आई, है ना भाई। तो क्या बनेगा, एन एम स्क्वायर बी प्लस बी आई बाई 3KT। अब इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो एन एम स्क्वायर बी बाई 3KT प्लस एन एम स्क्वायर बी आई बाई 3KT। यहां तक ये दोनों बातों को अब ध्यान से समझिए आप, ठीक है। एन एम स्क्वायर बी बाई 3KT प्लस एन एम स्क्वायर बी आई बाई 3KT है, ठीक। यहां ये जो बी आई है ये इंटरनल जो फील्ड मैग्नेटाइजिंग फील्ड है, इंटरनल मैग्नेटाइजिंग जो फील्ड है इसकी बात करें अगर, ठीक, तो इसको मैं लिखता हूं, ये चूंकि इंटेंसिटी है आई है, ये किसके कारण, जो बाह्य चुंबकीय क्षेत्र के कारण मैग्नेटाइजेशन हुआ है उसके कारण एक परमाणु दूसरे परमाणु के साथ इंटरेक्ट कर रहा होगा। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, यहां इस बी को म्यू एच कर सकते हैं और ये बी आई को म्यू एच आई कर सकते हैं। देखिए भाई, बी की वैल्यू आपने म्यू एच पढ़ा है, लेंजेविन थ्योरी में आप देख चुके हैं, तो बी आई की वैल्यू कितना हो जाएगा, म्यू एच आई हो जाएगा। क्लियर है बात। यहां ठीक, अब उसके बाद ये जो आप एच आई ले रहे हैं ये लेमडा आई के इक्वल है, क्योंकि जो पदार्थ होगा, ठोस पदार्थ होते हैं, उनको जब बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखेंगे तो एक दूसरे के पास पास होते हैं और चुंबकीय क्षेत्र के प्रभाव में वो एक दिशा में संरेखित हो जाते हैं। इसलिए यहां ये जो एच आई है वो लेमडा आई के बराबर होगा, मतलब एच आई इज प्रोपोर्शनल टू आई है, और उस प्रोपोर्शनल के सिंबल को हटाने के लिए लेमडा एक कांस्टेंट ले लिया है हमने, ठीक। तो इस मान को अगर यहां रख दें तो क्या बना है, देखिए एन एम स्क्वायर म्यू एच बाई 3KT प्लस एन एम स्क्वायर म्यू एच आई बाई 3KT। इस एच आई की जगह लेमडा आई रख दीजिए, यहां लेमडा आई रख दीजिए और आई वाले टर्म को इधर पक्षांतर कर देंगे, तो यहां आई पहले से था और इसको उठा करके इधर ले आएंगे तो ये माइनस में होगा, तो क्या बनेगा, आई माइनस एन एम स्क्वायर म्यू लेमडा आई बाई 3KT इक्वल ये वाला टर्म, सॉरी ये वाला टर्म बचा एन एम स्क्वायर म्यू एच बाई 3KT। यहां से आई कॉमन निकालेंगे अगर, यहां से आई कॉमन निकालेंगे अगर, तो आई ब्रैकेट करिए 1 माइनस एन एम स्क्वायर म्यू लेमडा बाई 3KT इक्वल एन एम स्क्वायर म्यू एच बाई 3KT आएगा, आएगा। अब क्या करें, अब यहां से आई की वैल्यू अगर निकालनी है तो इस टर्म को ट्रांसफर कर दीजिए इधर, तो अगर इसको इधर ट्रांसफर करते हैं तो आई इक्वल टू आएगा एन एम स्क्वायर म्यू एच बाई 3KT डिवाइडेड बाई ये 1 माइनस एन एम स्क्वायर म्यू लेमडा बाई 3KT, ठीक है। अब इसके बाद क्या करें, एक काम करते हैं, इस H को अगर ट्रांसफर कर देंगे तो ये ससेप्टिबिलिटी बन जाएगा, चुंबकीय प्रवृत्ति निकाल देगा, ठीक, ठीक है। तो क्या कर देंगे इसको हम लोग, उसको यहां पे, रुकिए क्या हुआ है, देखिए मैंने लिखा कुछ और है, बता कुछ और रहा था। यहां ये I इक्वल टू एन एम स्क्वायर बाई म्यू एच 3 और इस T को अंदर ले गए तो ये 3K T माइनस एन एम स्क्वायर म्यू लेमडा बाई 3KT इंटू टी हो जाएगा, ये आएगा, ठीक। उसके बाद जो टर्म मैं बोल रहा था उसको करेंगे, पहले आप क्या कर दीजिए, ये वाला जो टी दिख रहा है ना आपको, इसको अंदर ले जाइए, तो अंदर ले गए तो आपको ये मिला, यहां आपके पास ये आ गया। अब इसमें देखिए, अब इसमें क्या कर दीजिए, ये वाला टी वाला जो टर्म है इस वाले टी को नेग्लेक्ट कर देगा, और अगर वो नेग्लेक्ट हुआ तो आपके पास क्या बचा, आपके पास क्या बचेगा,
यहाँ एन एम स्क्वायर म्यू एच बाई 3k टी माइनस एन एम स्क्वायर म्यू लेमडा बाई 3k आ जाएगा। और यहाँ h भी है देखिए। तो ये वाला टर्म बना आपका t खत्म होने के बाद एन एम स्क्वायर म्यू एच बाई 3k टी माइनस एन एम स्क्वायर म्यू लेमडा बाई 3k। यहाँ आपके पास ये i की वैल्यू है, यहाँ आपके पास ये i की वैल्यू आपने इतना निकाल लिया है, ठीक है। तो अब इसमें क्या करें, यहां पे ये जो नंबर आ गया है एन एम स्क्वायर म्यू एच बाई 3k टी माइनस एन एम स्क्वायर म्यू लेमडा बाई 3k। अब उसके बाद इस h वाले टर्म को इधर ट्रांसफर कर दीजिए, तो क्या आएगा देखिए, यहां h वाले टर्म को अगर ट्रांसफर किए तो ये हो जाएगा i बाई ये h, और इसी को आप लोग क्या बोलेंगे, ससेप्टिबिलिटी बोलेंगे। कितना आएगा, एन एम स्क्वायर बाई म्यू 3k टी माइनस एन एम स्क्वायर म्यू लेमडा बाई 3k, ठीक है। अब उसके बाद एन एम स्क्वायर म्यू बाई 3k और ये 1 बाई टी माइनस एन एम स्क्वायर म्यू लेमडा बाई 3k आ जाएगा। इसमें क्या करिए, इसमें ये एक नंबर, ये पूरा नंबर एक कांस्टेंट है, इसको एक कांस्टेंट c ले लेते हैं। एन एम स्क्वायर म्यू बाई 3k ये कांस्टेंट है, इसी को क्यूरी कांस्टेंट कहा गया। ये क्या हो जाएगा, क्यूरी कांस्टेंट आएगा। और ये जो नंबर आ रहा है आपके पास, ये पूरा नंबर, ये वाला नंबर देखिए आपका, ये वाला टर्म जो आ रहा है इसको थीटा बोल दीजिए, इसको थीटा बोलिए। थीटा इक्वल टू एन एम स्क्वायर म्यू लेमडा बाई 3k, और यहाँ एन एम स्क्वायर म्यू बाई 3k को c बोलते हैं, तो जो थीटा होगा वो c लेमडा के बराबर आ जाएगा। इसको क्यूरी टेम्परेचर कहा जाता है, इसको क्यूरी ताप कहते हैं, ठीक। तो अगर ये वैल्यू यहां रख दें तो आपको क्या मिलेगा, यहां पे ये वैल्यू अगर रख देते हैं आप, यहां पे ये वैल्यू c रख दिया और इस वैल्यू को थीटा रख दिया, तो आपके पास ये जो जाई का मान है, यहां जो आपने ये चुंबकीय प्रवृत्ति जाई निकाला है वो कितना होगा देखिए, ये जो जाई होगा इक्वल हो जाएगा c बाई टी माइनस थीटा के, ठीक है। तो ये जो c लिखा है आपने कैपिटल C, ये क्यूरी नियतांक है, और ये जो थीटा लिखा है आपने ये क्यूरी टेम्परेचर यानी कि क्यूरी ताप है। और यही जो संबंध आया है आपका, ये जो संबंध आपने निकाला है, इसी संबंध को क्यूरी वाइस का नियम कहते हैं, क्यूरी वाइस लॉ कहलाता है। और इस नियम से एक चीज स्पष्ट है, क्या स्पष्ट है, कि अगर क्यूरी ताप थीटा, अगर ये क्यूरी ताप थीटा मतलब T इज लेस देन थीटा है, ठीक। अगर T इज लेस देन थीटा है, इसका मतलब क्यूरी ताप थीटा से कम ताप पर, क्यूरी ताप थीटा से कम ताप पर अनुचुंबकीय पदार्थ की चुंबकीय प्रवृत्ति ऋणात्मक हो जाएगा, क्योंकि इसका जो उत्तर है वो ऋणात्मक आ रहा है। कहने का मतलब ये हुआ कि अनुचुंबकीय पदार्थ प्रतिचुंबकीय पदार्थ की भांति व्यवहार करने लगते हैं, ठीक। क्यूरी ताप से कम ताप पर अनुचुंबकीय पदार्थ की चुंबकीय प्रवृत्ति ऋणात्मक, भाई यहां जो माइनस करेंगे आप तो ऋण आएगा। इसका मतलब आपका अनुचुंबकीय पदार्थ प्रतिचुंबकीय पदार्थ की भांति व्यवहार करेगा, ठीक।
अब चूंकि ये सब चीजें स्पष्ट हो चुकी हैं, तो थीटा एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है जो हमें पदार्थ के प्रकृति के विषय में एक पूरी जानकारी दे रहा है। ठीक, तो वास्तव में अधिकतर अनुचुंबकीय पदार्थ के लिए थीटा का मान बहुत कम होता है। वास्तव में अनुचुंबकीय पदार्थ के लिए थीटा का मान लगभग 1.3 केल्विन। ठीक, तो ऐसी स्थिति में T इज लेस देन थीटा होगा, या ऐसी स्थिति में ऐसी स्थिति में T इज लेस देन थीटा, T इज लेस देन थीटा, क्योंकि थीटा का मान 1.3 के कह रहे हैं आप, तो ऐसी स्थिति में T इज लेस देन थीटा उत्पन्न नहीं हो पाएंगी। क्लियर है बात? क्लियर है? यह है आपके क्यूरी वाइस का नियम। ठीक, मैंने क्या कहा, T इज लेस देन अगर थीटा है, उस केस में चुंबकीय प्रवृत्ति का मान ऋणात्मक हो जाता है, अर्थात अनुचुंबकीय पदार्थ प्रतिचुंबकीय पदार्थ की भांति व्यवहार करते हैं। वास्तव में अधिकतर अनुचुंबकीय पदार्थ के लिए थीटा का मान 1.3 केल्विन होता है, अतः T इज लेस देन थीटा उत्पन्न नहीं हो पाती है। ठीक, तो इसको लेंजेविन की थ्योरी देखने के बाद अच्छे से समझ लीजिए। ये है आपका क्यूरी वाइस का नियम।